कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। बहुत दिनों के बाद में आज मुलाकात हो रही है यूट्यूब पे। चलिए खैर, अभी आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर था आज, जो आपका कंप्लीट हो चुका है। कैसा हुआ आप सभी का पेपर? सबसे पहले तो मुझे वो कमेंट करके बताना, ठीक है? जिसने भी एग्जाम दिया क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा था, जल्दी से कमेंट करके बता दो एक तो, ठीक है? उसके बाद में हम 3 मेमोरी बेस्ड डीआई डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज के पेपर में आपसे पूछे गए थे। लेवल चेक करेंगे, ठीक है? जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं एग्जाम, या फिर जिनका आज एग्जाम हो चुका है, वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्या क्या डीआई में पूछा गया था और किस तरीके से सॉल्व करना था उन डीआई को। तीनों डीआई सॉल्व कराने वाला हूँ। एक तो डबल पाई चार्ट के बारे में मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि लास्ट जो मेरा क्लास हुआ था यूट्यूब पे, जो मैंने मेंस के लिए आप सभी को करवाया था, वो डबल पाई चार्ट ही करवाया था। सेम इसी पैटर्न पे करवाया था मैंने सवाल। आई होप सो कि आप सभी वो देख के गए होंगे। वो पैटर्न अगर देख लिया था, समझ लिया था, तो फिर इस डबल पाई चार्ट में कुछ भी नहीं था। पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं आपको इस पाई चार्ट में। एक डबल बार ग्राफ आया था, शेयर पे बेस्ड था वो भी हम करने वाले हैं। देन उसके बाद में एक रेस ट्रैक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो तीनों के तीनों सवाल सॉल्व करने वाले हैं। और एक नंबर सीरीज का भी सवाल है, वो नंबर सीरीज वाला सवाल भी कर लेंगे। नंबर सीरीज में किस तरीके का सवाल मेंस के पेपर में आपसे पूछा गया था। तो चलिएगा फिर देर ना करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना जिन्होंने भी आज का एग्जाम दिया या जो भी इस एग्जाम के लिए नेक्स्ट ईयर तैयारी करने वाले हैं। चलिएगा, देखिए यहाँ पे आप सभी के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन के लिए आप पहले ना वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो खुद से, देन मैं सॉल्व करवा दूंगा क्वेश्चन को, अगर आज एग्जाम नहीं दिया था तो। बाकी आप सभी देखो, आपने आज एग्जाम दिया था तो यही क्वेश्चन मिला होगा आप सभी को। पहला जो पाई चार्ट है वो शो करता है टोटल स्टूडेंट्स को, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 2500, 2500। सेकंड जो पाई चार्ट है वो आपको शो कर रहा है 1200 को, और वो शो कर रहा है केवल और केवल नंबर ऑफ बॉयज को, ठीक है? ये कुछ स्कूल है, स्कूल का डेटा आपको दिया हुआ है, स्कूल पी क्यू आर और एस, ये चारों के चारों स्कूल का डेटा आप सभी को यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे नोट डाल के कुछ आपको दो एक्स्ट्रा यहाँ पर डेटा आपको यहाँ पर भी दिए हुए हैं। तो चलेगा, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 2500। 2500 में स्कूल पी में कितने टोटल स्टूडेंट है? 20%। 20% किसका सर? इस 2500 का, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 500 आ जाएगा सर। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता चल गया कितना है? 500 है। देन उसके बाद में x% होगा किसमें? q में। y% होगा r में, और 25% किस में हो जाएगा? s में हो जाएगा। तो 25% मतलब 2500 का 25% निकालोगे तो 625 आ जाएगा। एकदम क्लियर है सर। देन उसके बाद में अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ बॉयज, तो हमें नहीं पता ए में कितने आने वाले हैं, मतलब पी में कितने आने वाले हैं, लेकिन हमारे पास में डेटा किसका है? क्यू का डेटा है सर हमारे पास में। 240 हो जाएंगे नंबर ऑफ बॉयज टोटल, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज। लेकिन एस और अभी पी के बारे में हमारे पास में डेटा नहीं है। चलिए, तो एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, ताकि बार बार डेटा को इस तरीके से पिक ना करना पड़े, है ना? मेंस के पेपर में आप यही क्या करो, टेबल बना लिया करो, ताकि बार बार डेटा को आपको इसी डायग्राम से ना पिक करना पड़े, ठीक है? ये चारों स्कूल हो गई, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स यही है, तो इन्हीं को हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, एक चीज आपको पता चल गई थी कि पी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? टोटल 500 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप डेटा कि टोटल कितने स्टूडेंट है, इसमें 500 स्टूडेंट है। और एस का भी आपको पता चल गया कि एस में कितने? 625 है। तो लीजिए, मैंने एस का डेटा भी यहाँ पे लिख लिया है। चलिएगा, अब जो चीज मेरे पास में कंफर्म है ना, वो तो मैं टेबल में लिख लेता हूँ। जो मेरे पास में डेटा कंफर्म है उसको टेबल में लिख लो, देर ना करो बिल्कुल भी। कौन कौन सा डेटा कंफर्म है? एक तो आपके पास में कंफर्म है स्कूल क्यू में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने? 240। तो स्कूल क्यू में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने कर दीजिए? 240 कर दीजिए। और टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्कूल आर में कितने? 360। तो यहाँ पे भी 360 लिख दीजिए, देर ना करिए क्योंकि आपको डेटा मिल चुका है। तो बस अब यहाँ से इस डेटा को रिमूव कर देंगे जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब यहां तक आप सभी पहुंच गए होंगे। उसके बाद में आपको हेल्प लेनी थी इन गिवन डेटाज की, जो दो और एक्स्ट्रा डेटा आपको दिए हुए हैं ना, इन डेटाज की आपको हेल्प लेनी थी। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल पी इज 100 मोर देन गर्ल्स इन द सेम स्कूल। स्कूल पी में जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 100 ज्यादा है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 500 है। तो ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 200, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 300। ठीक है, आप मेंस के स्टूडेंट हो, मेंस का पेपर देके आओ, तो ये चीज बड़ी छोटी सी होनी चाहिए आप सभी के लिए कि 500 अगर टोटल दिया हुआ है और नंबर ऑफ बॉयज जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 100 ज्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 200 हो जाएंगी और नंबर ऑफ बॉयज 300 हो जाएंगी। लीजिए, स्कूल पी का काम खत्म हो चुका है सर, स्कूल पी का काम खत्म हो चुका है, तो यहां से हटा देते हैं, ठीक है? सेकंड डेटा क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल क्यू इज 10। स्कूल क्यू में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 10 है। तो स्कूल क्यू का डेटा भी आ चुका है आपके पास में, लीजिए 10, ठीक है? अब सुनिए,
अब आपके पास में जो मिसिंग डेटा है उसको ढूंढना और फिर आपको सवाल करने शुरू कर देने हैं। मिसिंग डेटा क्या क्या है? एक तो आर के नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता और एक एस का नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता। टोटल पता है 625 है लेकिन इंडिविजुअली नहीं पता है। तो अब आप हेल्प लोगे आपके डीआई की, मतलब आपके स्पाई चार्ट की। कैसे सर, कैसे हेल्प लेंगे? देखो टोटल नंबर ऑफ बॉयज आप यहां से कर लो 300, देन उसके बाद में 240, देन 360। ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए देखिए, 200 प्लस 300 प्लस 300 800। 800 में यहाँ पे कितने हो जाएंगे 60 और 40 100 900 आपके पास में इन तीनों स्कूल में मिला के आ चुके हैं टोटल। और आपके पास में टोटल बॉयज कितने 1200। तो 900 आ चुके हैं, 1200 टोटल थे। तो आप आराम से लिख सकते हो कि सर बचे हुए 300 यहीं से होंगे फिर, क्योंकि और तो कोई स्कूल है नहीं। तो अगर ये 300 है तो फिर इसे 325 होना पड़ेगा। बताओ क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर होगी तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई। लीजिए अब उसके बाद में सर नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालें? आर की नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है ना आप सभी को। तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास में टोटल स्टूडेंट हैं कितने 2500। आपके पास में यहाँ पे टोटल बॉयज कितने थे 1200। इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ जाएंगी 1300। तो ये कौन हो जाएंगी? नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ऑल स्कूल में। और 3 स्कूल का डेटा है आपके पास में, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 200 210। और यहाँ पे कितना ऐड करना है इसमें 325। तो 535 आपके पास में टोटल हो जाएगा। तो 535 ऑलरेडी आ चुका है आपके पास में। टोटल कितना था 1300, उसमें से आप माइनस कर दो। तो देखो 65 तो यहाँ पे आगे जाना पड़ेगा, 600 बन जाएगा, फिर कितना आगे जाना पड़ेगा 700, मतलब 765 हो जाएगा। तो 765 आपके पास में नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी कहाँ पे? कहाँ पे? आर में। तो स्कूल आर में जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो कितनी हो जाएंगी 765। लीजिए ये कंप्लीट डेटा हो चुका है आपके पास में। अच्छा अगर यहां पर एग्जामिनर ने ये पूछ लिया होता, हालांकि पूछा नहीं, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, तो हम ये भी बता सकते थे कि देखो क्यू में, स्कूल क्यू में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 240 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, मतलब टोटल कितने हो गए 250 हो गए सर स्कूल क्यू में टोटल स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट कितने 2500। तो ये जो 250 है ये 2500 का कितना परसेंट है आप देख के बता सकते हो? अब तो सर आराम से बता देंगे 10% है। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर वैल्यूज पूछते तो वो भी हम बता देते। बट सारा का सारा डेटा फिर टेबल में से पूछा था बस, उसके अलावा कहीं से भी डेटा नहीं पूछा आपसे। अब क्वेश्चन किस तरीके के किए गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा पहला सवाल तो आप सभी के सामने लिखा हुआ है, आई होप सो कि अभी तक तो बना लिया होगा आप सभी ने। What is the difference between total number of boys in school P to the total number of girls in school S? स्कूल P के total number of boys निकाल लो, कितने हैं जी 300 है, यहाँ पे देख लो ये लिखे हुए। और स्कूल Q के, सॉरी स्कूल S के आपको क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। स्कूल S की टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स देख लो यहाँ पे 325। इन दोनों का क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है, तो 300 325 25 आपका आंसर आ जाएगा। लीजिए छोटा सा सवाल पूछा था फिर आपसे, इजी क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। पूरा डेटा पिक कर लिया ना आपने और सारा का सारा डेटा आपने टेबल में बना लिया, तो बस क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बढ़िया सवाल था और यही था सवाल, एग्जैक्ट यही सवाल था। इफ 20% ऑफ द गर्ल्स पार्टिसिपेट इन डांस फ्रॉम ईच स्कूल, अगर हर एक स्कूल की 20% लड़कियां डांस में पार्टिसिपेट करती हैं, देन विच ऑफ दिस इज करेक्ट। तो आपको बताना था कि ये जो आपके पास में 5 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, मतलब कौन सा डेटा उसको फॉलो कर रहा है, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी थी। ठीक है भाई, तो चलेगा कर लेते हैं सर इसको भी। अब सुनो ध्यान से, एक सेकंड, कैमरा को फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, रुक गया यहाँ पे कैमरा। चलो कोई बात नहीं, विदाउट कैमरा हम पढ़ा देंगे, या फिर रुको मैं एक सेकंड कनेक्ट ही कर लेता हूँ। चलेगा, अभी हम फिर से कनेक्टेड है कैमरा से। चलिए ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि कौन सा इसमें से ट्रू होने वाला है, ये आपको बताना है जस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। तो अगर हर एक स्कूल में से 20% गर्ल्स क्या कर रही हैं पार्टिसिपेट कर रही है डांस में, तो हर एक स्कूल में से आप 20% गर्ल्स को पार्टिसिपेट करवा दो। पी में कितने पार्टिसिपेट करेंगे, अगर मैं 20% निकालूं तो 40 हो जाएगा। अगर मैं 200 का 20% निकालता हूं तो 40 हो जाता है। 10 का 20% अगर आप निकालोगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार रहने दो, और यहाँ पर भी थोड़ा सा बड़ी वैल्यू मिल रही है तो रहने दो, क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे कैलकुलेट, नहीं तो जबरदस्ती कैलकुलेट क्यों करना, जो वैल्यू इजीली हो रही थी बस उसको कर लिया एक बार। इन केस अगर आर की जरूरत पड़ी तो कैलकुलेट कर लेंगे हम, नहीं जरूरत पड़ी तो रहने देंगे, क्यों समय खराब करें। ठीक है, पहला आपका डेटा, गर्ल्स फ्रॉम स्कूल पी इज 20 टाइम ऑफ स्कूल क्यू।
जब उन्होंने पार्टिसिपेशन कर लिया ना डांस में, उसके बाद में जो P में नंबर ऑफ गर्ल्स थी ना, वो Q के नंबर ऑफ गर्ल्स का 20 टाइम्स थी। तो लीजिए देख के बता सकते हो आप कि Q में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 2 थी, और इसका 20 टाइम्स ही करना पड़ेगा तभी पॉसिबल है ये, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो पहला वाला ही आपको क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। तो पहले वाले पे क्लिक करो और आगे बढ़ो। 2 नंबर का सवाल था ये। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आगे के सारे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आपको कोई भी सही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब तो आसान सा सवाल हो गया क्योंकि सारा डेटा हमारे पास में है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल बॉयज फ्रॉम स्कूल क्यू एंड स्कूल आर। स्कूल क्यू और स्कूल आर का आपको डिफरेंस बताना है, और वो भी किसका, केवल और केवल बॉयज का। लीजिए आसान सा सवाल हो गया। तो केवल और केवल बॉयज का चाहिए, क्यू और आर का। तो देखो 240 तो क्यू में है और आर में कितने, 360। दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 120 हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो 120 पे क्लिक करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए फिर से हमारा करेक्ट आंसर हो गया, और यही हमारा डीआई हो गया। ठीक है, तो 3 सवाल लिए थे मैंने इस डीआई के, एग्जैक्ट आपको समझाना था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, अगर पहली बार ही इस तरीके का डीआई देखोगे तो थोड़ा सा लगेगा मुश्किल, बट एक बार मैंने करवा दिया था देखो, और मैंने तो जो करवाया था ना उसमें मैंने तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट भी नहीं दिए थे, फिर भी आपको सॉल्व करके बताया था। आपके तो एग्जामिनर ने फिर भी हेल्प कर दी थोड़ी सी और। ठीक है, तो मिस मत क्या करो कोई भी क्लास, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ आप सभी को। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल बार ग्राफ, जो आपका डबल बार ग्राफ था वो कुछ इस तरीके का डबल बार ग्राफ पूछा गया था। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखो टोटल शेयर आपको दिए हुए हैं, किसी एक कंपनी की बात की जा रही थी और उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर आपको यहीं पे दिए गए थे। 2001 में टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 10,000। 2003 में कितने थे, 30,000। 2005 में कितने थे, 25,000। अच्छा, यहाँ पे एक और जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, एक और जो आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ क्या शो करता है, वो शो करता है 2002 का एक शेयर का प्राइस। 2002 में जो शेयर था उसका एक शेयर का प्राइस कितना था, 75 रुपीज। 2004 में 90, 2006 में 110। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान से समझिएगा इसमें, यहाँ पे 2001 है, यहाँ पे 2002 है, ये 2003, 2004, 2005 और 2006 इस तरीके से आपको डेटा दिया हुआ था। और इसके साथ में कुछ एडिशनल और भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी जो मैंने यहाँ पे नोट करके लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो सबसे पहले मार्केट वैल्यू, अगर आपको मार्केट वैल्यू चाहिए तो उसका मतलब ये हुआ कि आप टोटल शेयर को आप एक शेयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब टोटल शेयर कितने हैं, 2001 की अगर मैं बात करूं तो टोटल शेयर कितने हैं, 10,000, 10,000 है। तो 10,000 शेयर को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2001 में जो शेयर का प्राइस था उससे, आपकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 2001 तो सर दिया हुआ ही नहीं हमें, तो नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट करके करना पड़ेगा फिर। तो ये लीजिए ए मान लीजिए, तो टोटल मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, 10,000 इंटू उसका प्राइस जो उस साल पे चल रहा था। ठीक है, इस तरीके का डेटा आपको दिया हुआ था। देन उसके बाद में और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम 2001 टू 2002। 2001 से 2002 में जब आप जा रहे हो, 2001 से, और मान लीजिए यहाँ पे 2002 है, तो नंबर ऑफ शेयर जो थे वो 20% से इंक्रीज हो गए, 20% से बढ़ गए। मतलब 2001 में कितने थे, वो 10,000 थे, तो 2002 में कितने हो जाएंगे, वो 12,000 हो जाएंगे। ये लीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर पता चल गया आप सभी को। ठीक है, ये ऊपर चला गया थोड़ा ग्राफ से, यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो 12,000। तो नंबर ऑफ शेयर जो थे वो 2001 से 2002 में कितना बढ़ गए, 10% से बढ़ गए, सॉरी 20% से बढ़ गए। एंड प्राइस ऑफ शेयर डिक्रीज बाय 5% इन द नेक्स्ट ईयर। जो शेयर का प्राइस था ना वो अगले साल 5% से कम हो गया। शेयर का प्राइस देखो, शेयर का प्राइस कितना था 2002 में, 2002 में शेयर का प्राइस कितना था, यहां पे लिखा हुआ है 75। ये 75 जो था वो अगले साल मतलब 2003 में ये क्या हो गया, ये 5% से कम हो गया। तो मतलब इस 75 का आपको क्या करना है, 75 का 95% निकाल देना है। मतलब 75 इंटू 95 कर लोगे तो ये आपके पास में 2003 का एक शेयर का प्राइस आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए क्वेश्चन, बस इतना सा डेटा था। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे आपके पास में, और एक और आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि प्राइस ऑफ शेयर डिक्रीज बाय 12% फ्रॉम 2005 टू 2006 एंड इंक्रीज बाय 10% इन द नेक्स्ट ईयर। एक और आपको प्राइस का चेंज दिया हुआ है, 2005 से 2006 में 12% की कमी हो जाती है किसमें, प्राइस में एक शेयर के, और उसके अगले साल वो क्या हो जाता है, 10% से बढ़ जाता है।
तो ये सारी की सारी डिटेल आपको दी हुई थी और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 2002 में 70% ऑफ द मार्केट वैल्यू रिसीव फ्रॉम ओल्ड कस्टमर एंड रेस्ट आर फ्रॉम न्यू शेयर। न्यू कस्टमर कर लीजिएगा इसको भी। 2002 में 70% जो मार्केट वैल्यू थी ना, वो कहां से रिसीव हुई थी, वो हुई थी ओल्ड कस्टमर से, पुराने कस्टमर्स ने खरीद लिए थे वो सारे के सारे शेयर, और जो बाकी के बचे हुए शेयर्स थे वो नए कस्टमर ने खरीद लिए थे। ठीक है सर, तो आपको पूछा गया देन द फाइंड द वैल्यू रिसीव फ्रॉम न्यू कस्टमर, तो न्यू कस्टमर से कितनी वैल्यू रिसीव की होगी, बस इसका जवाब आप सभी को यहाँ पे देना था और आपका आंसर जो है वो एकदम तैयार हो चुका है। ठीक है, ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करना चाहते हो तो, बाकी देखेगा हम अभी सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2002 का डेटा सर हमारे पास में है नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 2002 में टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे पास में कितने, 12,000 है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, देखो इस डेटा का इस डेटा की हेल्प लेके कि 2001 से 2002 में अगर आप जा रहे हो तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 10,000 से 12,000 हो गया। लेकिन सर 2002 में आपके पास में जो वैल्यू थी प्राइस की, क्या वो है क्या, बिल्कुल है ना सर, 75। देखो आप 2002 की तो है ये। तो आप एक काम करो, 12,000 को मल्टीप्लाई कर दो 75 से, ये तो टोटल आपके पास में मार्केट वैल्यू आ गई। लेकिन 70% जो था, इसका 70% जो था वो किससे आया था, नए कस्टमर से आया था, सॉरी ओल्ड कस्टमर से आया था। तो बचा हुआ 30% कहां से आया होगा, पुराने कस्टमर से आया होगा। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा यह है कि फाइंड द वैल्यू रिसीव फ्रॉम न्यू कस्टमर। तो अगर 70% पुराने कस्टमर दे रहे हैं तो बचा हुआ 30% नए दे रहे होंगे, तो आपको इसका 30% निकालना है बस, और आपका आंसर आ चुका है। सॉल्व करना है इसे, गड़बड़ नहीं कर देना। देखो 2 जीरो से दोनों जीरो में कैंसिल कर रहा हूं यहाँ पे। अब ध्यान से समझना, अब बड़े ध्यान से समझना, 27,000 आंसर मत ले आना, क्योंकि देखो अगर मैं 120 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 और 100 बचेगा, यहाँ पे 3600 बचेगा, और इसको आपको 75 से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान रखिएगा 27,000 नहीं आएगा, एक और जीरो आएगा इसके साथ में शायद, है ना, क्योंकि 2 जीरो तो यहीं पे ही है और 2 यहाँ से मिल जाएंगे आपको, तो 4 जीरो मिलेंगे। तो नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं कर देनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझेंगे इसे भी। फाइंड रेशियो बिटवीन टोटल रेवेन्यू रिसीव इन 2005 टू 2003। 2005 में जो टोटल रेवेन्यू मिला है और 2003 में जो टोटल रेवेन्यू मिला है, उन दोनों का रेशियो बताना है बस। 2005 में आ जाओ सबसे पहले। तो 2005 में अगर आप देखोगे तो टोटल आपके पास में शेयर कितने थे, 25,000। लेकिन सर 2005 में हमारे पास में एक शेयर का प्राइस नहीं है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो प्राइस शेयर डिक्रीज बाय 12% फ्रॉम 2005 टू 2006। 2005 से 2006 में जब आप जा रहे हो तो एक शेयर का प्राइस 12% से कम हो गया है। एक शेयर का प्राइस 12% से कम हुआ है। मतलब अगर मैं यहाँ पे शेयर लिखूं 2005 का, तो यहां पर उस शेयर की जो भी वैल्यू थी, वो यहां से शेयर जब 2006 में पहुंचा यहां तक, तब उसमें 12% की कमी हो गई। इस बात से एग्री कर रहे हो, 2005 में उसकी वैल्यू जो भी थी वो उस वैल्यू से 12% कम हो गया। क्लियर हो गया। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आपके पास में 110 आया है ना, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 88% की वैल्यू है भाई। 110 जो है अब वो 80% की वैल्यू रहेगी, 88% की, सॉरी 88% की वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू 12% कम करने से आई है, तो ये 88% की वैल्यू होगी। अगर हमें 100% की चाहिए तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 11 से करेंगे तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा, ये 8 टाइम्स हो जाएगा। 8 से आप सॉल्व कर सकते हो, ये 12.5, 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना, और 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 125। तो 125 आ जाएगा 2005 में एक शेयर का प्राइस। एक शेयर का प्राइस 2005 में कितना था, 125। वो 12% से कम हो गया, और 12% से कम होने के बाद में वो क्या हो गया, वो 110 पे पहुंच गया। ठीक है, लेकिन हमें तो 2005 का ही चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में टोटल कितना है, 25,000, और एक शेयर का प्राइस कितना है, 125। ये लीजिए, ये हमारे पास में आ चुका है कब का, 2005 का टोटल रेवेन्यू, यही मिला होगा टोटल रेवेन्यू। अब 2003 पे आ जाओ। 2003 पे बात करेंगे तो भाई टोटल हमारे पास में कितना है, 30,000 है हमारे पास में टोटल शेयर। लेकिन 2003 में कितना परसेंट आपका, सॉरी कितना आपका एक शेयर का प्राइस था वो नहीं है आपके पास में, तो उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसीलिए ये वाला जो डीआई था, ये सारे के सारे सवाल इसमें 2-2 नंबर के थे। ठीक है,
चलेगा। अब इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसे भी कैलकुलेट करने के लिए हमारा हेल्प करेगा कौन? पहले वाली कंडीशन कि आपका नंबर ऑफ शेयर तो 2001 से 2002 में कितना इंक्रीज हो गया? 20%। लेकिन जो प्राइस था ना वो उससे अगले साल 5% से कम हो जाता है। किसके अगले साल में? 2002 से 2003 में जब आप जा रहे हो तो जो प्राइस था वो 5% से कम हो जाएगा। तो 2002 से 2003 में जाना है, मतलब 2002 की वैल्यू है आपके पास में, 2003 में आ जाओ। तो यहां से वैल्यू को अगर मैं यहां पे लेके आने वाला हूं और मुझे कितना कम करना है? 5% कम करना है। तो सीधा सीधा सा है कि 75 का 95% निकाल दो आप, क्योंकि 5% से कम करना है ना, तो सीधा सीधा बस इतना ही कर लिया करो। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक शेयर का प्राइस कितना हो गया? ठीक है, एक शेयर का प्राइस कितना हो गया? अगर आप फ्रैक्शन से करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट 19/20 लिख लोगे ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75 इंटू 19/20, ये लीजिए, ये हो जाएगा एक शेयर का प्राइस। कब? 2003 में। तो 2005 का भी टोटल रेवेन्यू आ गया, 2003 का भी टोटल रेवेन्यू आ गया। दोनों को कैंसिल आउट करना है, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसे कर दो, बाकी का बचा हुआ आपका रेशो हो जाएगा। तो 3 जीरो से मैं ये तीनों जीरो हटा देता हूँ यहाँ से। क्लियर हो गया? अब देखो 25 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसे 3 टाइम्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल किया जा रहा है 25 टाइम, और 5 से कैंसिल किया जा रहा है 6 टाइम। अब वैल्यू कितनी बच गई? अब वैल्यू बच गई आपके पास में 3, 19/20 बच गई। उसके बाद में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? उसके बाद में तो शायद कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ये कैंसिल कर सकते हो आप, 2 से कर सकते हो 3 टाइम, 2 से कर सकते हो 10 टाइम्स, बस इसके बाद में तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 250 बनेगा, और ये 3 3 9, और 9 को 19 से मल्टीप्लाई करना है तो 171 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वैल्यूज को कैलकुलेट किया है, बस सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मजा आया, मजेदार सवाल था। एक और सवाल भी था बट उसका एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, फॉर्मेट भी अच्छे से याद नहीं था, तो वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिया। 2 क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने रखे हैं, बढ़िया सवाल थे, दोनों डुएबल थे यार, दोनों के दोनों सवाल आप कर सकते थे ये डीआई के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका एक ट्रैक बेस्ड डीआई पूछा गया था। अच्छा, एक और डीआई था इसके साथ में मेंसुरेशन बेस्ड, वो मुझे मिलेगा तो मैं आप सभी को वो भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, उसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है मेरे पास में अभी, नहीं तो मैं वो भी अभी करवा देता। ये आपके पास में एक और पजल जो है, सॉरी एक और डीआई जो है वो पूछा गया था, बड़ा ही आराम से बनाने वाला डीआई था। 5 सवाल थे, 4 से 5 सवाल, सारे एक एक नंबर के सवाल थे, और इतना सा था बस कि आपको ये बताया हुआ है कि पॉइंट कैसे कैलकुलेट करने हैं, कि 50 इंटू ड्रिफ्ट और माइनस करना है 20 इंटू क्रैश। जो ड्रिफ्ट की है ना उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, जो क्रैश किए हैं उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का डिफरेंस लिख दो, वही आपके टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे। 4 प्लेयर भी हैं, वो एक ट्रैक पे रेस कर रहे हैं, जिसमें पी की बात की जाए तो पी टोटल कितने ड्रिफ्ट लगाता है? 5 ड्रिफ्ट लगाता है, और क्रैश कितनी बार होता है? वो 3 बार क्रैश हो जाता है। तो टोटल पॉइंट कितने मिलेंगे वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उस लैप को कंप्लीट करने में पी को कितना समय लग रहा है? 180 सेकंड्स, क्यू को 120 सेकंड्स, 150 और 280 आर और एस को समय लग रहा है। इतना सा डेटा दिया हुआ था बस, और आपसे सीधा का सीधा क्वेश्चन कर लिया गया। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पॉइंट बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के टोटल पॉइंट्स का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले तो मैं क्यू का कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो क्यू ने कितने ड्रिफ्ट लगाई हैं? 7 ड्रिफ्ट लगाई हैं, और ड्रिफ्ट हमारे पॉइंट्स कैसे निकल के आने वाले हैं? 50 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ड्रिफ्ट से, माइनस 20 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ क्रैश से। तो क्रैश कितने थे? 3 थे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये 350 माइनस 60 हो जाएगा, मतलब कि 290। तो क्यू की अगर बात की जाएगी तो 290 पॉइंट्स हो गए किसके? क्यू के। और आर की जो बात की जाएगी तब आर कितना हो जाएगा? कितने ड्रिफ्ट लगाई है? 6 ड्रिफ्ट लगाई है, तो यहां पे क्या लिखोगे आप? 50 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 20, मतलब 80 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा? 300 में से आपको 80 माइनस करना है, मतलब कितना हो जाएगा? 220। तो क्यू के टोटल पॉइंट्स भी आ गए, क्यू के और आर के टोटल पॉइंट्स भी आ गए, दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है। तो 290 में से 220 को माइनस कर दो, 70 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा था एक नंबर का सवाल, डुएबल क्वेश्चन था यार, ये तो मेरे ख्याल से सभी ने बना लिया होगा। इसी के ऊपर बेस्ड एक और सवाल है, एक बढ़िया सवाल है ये, इस सवाल को करेंगे ध्यान से। इफ P स्कोर 10 एक्स्ट्रा पॉइंट देन S, अगर P S से 10 एक्स्ट्रा पॉइंट करता है, देन हाउ मेनी ड्रिफ्ट आर नीडेड बाय P। तो P से कितने ड्रिफ्ट की नीड है? अगर P
एस से 10 पॉइंट एक्स्ट्रा स्कोर कर रहा है तो पी को कितनी ड्रिफ्ट लगानी चाहिए? नंबर ऑफ क्रैशेस एंड टाइम फॉर पी विल बी सेम। नंबर ऑफ क्रैशेस, क्रैश भी सेम रहने वाला है और जो टाइम लग रहा था उसको वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा लैप को कंप्लीट करने में, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, बस उसको ड्रिफ्ट में बदलाव करना पड़ेगा। तो कितनी ड्रिफ्ट लगानी पड़ेगी उसको, ये आपको बताना है। तो भाई सबसे पहले तो आपको एस का डेटा चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट एस के, उसी को तो 10 से बढ़ाना है। तो एस का अगर आप पॉइंट निकालने जाओगे तो ड्रिफ्ट कितनी लगाई है, 8 ड्रिफ्ट लगाई है, तो 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाएगा। और क्रैशेस कितने हुए, 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 280। टोटल पॉइंट कितने हो गए, 280। अब मुझे पी को कितने पॉइंट करवाने, 290 पॉइंट्स करवाने। मुझे क्या करना है, 290 पॉइंट्स करवाना है और क्रैशेस को सेम रखना है, क्रैशेस को चेंज नहीं कर सकता मैं। तो कैसे करना चाहिए, देखो पी कितने ड्रिफ्ट लगाता है, 5 ड्रिफ्ट लगाता है, तो 5 ड्रिफ्ट अगर लगाएगा तो 250 बन जाएगा। और 3 क्रैश कर रहा है तो मतलब 60 यहां से मुझे कम करना है। मतलब पहले जो पी है वो 190 स्कोर कर रहा है, अब उसको स्कोर करवाना है कितना, 290। पहले वो 190 स्कोर कर रहा था, अब उसे 290 स्कोर करवाना है। मतलब कितना पॉइंट आगे लेके जाना है, 100 पॉइंट आगे लेके जाना है। और 100 पॉइंट अगर आगे लेके जाना है तो एक ड्रिफ्ट में 50 पॉइंट मिलते हैं। देखो आप, एक ड्रिफ्ट में 50 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आपको 2 ड्रिफ्ट एक्स्ट्रा करवानी पड़ेगी उससे 100 पॉइंट के लिए, क्योंकि क्रैशेस तो हो नहीं रहे हैं, क्रैशेस तो वही है सेम, कितने, 3 के 3 ही है, पहले भी 3 थे अब भी 3 ही है, तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप एक्स्ट्रा ड्रिफ्ट लगाओगे तो आपको पॉइंट ही मिलेगा, क्रैश तो आप कर नहीं रहे हो, तो आप क्या करो, डायरेक्ट ही 100 बढ़ाओ उसको आगे। तो 100 बनाने के लिए कितने ड्रिफ्ट लगाने पड़ेंगे, 2 एक्स्ट्रा ड्रिफ्ट लगाने पड़ेंगे। 5 पहले से लगा रहा है और 2 आप इसमें बढ़ा दो, तो मतलब टोटल कितने, 7 ड्रिफ्ट लगाने पड़ेंगे पी को 10 पॉइंट आगे जाने के लिए। देखो अगर पी 7 ड्रिफ्ट लगाएगा तो 50 इंटू 7 कर लो, और 3 क्रैशेस है तो मतलब 60 इसमें से माइनस कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 350 माइनस 60, तो मतलब 290। तो लीजिए 290 हो गया आपकी। तो पी का स्कोर कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। कब, जब वो टोटल 7 ड्रिफ्ट लगा देगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे, मेरे ख्याल से कर लिए होंगे यार, तीनों डीआई जो है वो डुएबल थे, बिल्कुल भी आपको आज क्वांट ने परेशान नहीं किया होगा। ठीक है, जियो को लेकर बहुत सारे मैसेज मैं रिसीव कर रहा हूँ कि सर जीए ने परेशान कर दिया। तो देखो जीए का भी आपको देखना पड़ेगा ना, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, कितना डीप में जा रहा है एग्जामिनर, उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी आपको। ये एक नंबर सीरीज का सवाल भी पूछा गया था, नंबर सीरीज वाला सवाल भी कर लेते हैं, बढ़िया सवाल था और डुएबल सवाल था। देखो मेंस में किस तरीके की नंबर सीरीज आती है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। 2 सवाल पूछे गए थे एक नंबर के, और आराम से ले सकते थे आप 2 में से 2 नंबर यहाँ पे भी। देखो 2 चीज आपको दी हुई है, 2 आपको यहाँ पर सीरीज दी हुई है, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली जो सीरीज है उसमें एक आपको मिसिंग नंबर दिया हुआ है ना, पी एक मिसिंग नंबर है जिसे आपको फाइंड करना होगा। और जो सेकंड आपका सीरीज है उसमें एक रॉन्ग नंबर है, एक रॉन्ग टर्म आपको दी हुई है, तो वो रॉन्ग टर्म को भी आपको ढूंढना पड़ेगा। और फिर इसी के ऊपर बेस्ड आपसे 2 सवाल पूछ लिए गए थे। क्या थे वो 2 सवाल, पहला सवाल आपके सामने, आप एक बार ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। If wrong term in second series is denoted as y, then find 2y plus 1। मतलब सेकंड सीरीज में अगर रॉन्ग टर्म को y से डिनोट किया जाता है, मतलब जो रॉन्ग टर्म जो भी था अगर उसको y लिख दिया जाता है तो 2y plus 1 कितना होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया था और वही आपको बताना था। तो देखिएगा दोनों सॉल्व करने, तो मैं दोनों आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहला जो आपका सीरीज है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले चीज तो हमने ये देख लिया, देन उसके बाद में हमने गैप भी देखा, तो बहुत ज्यादा गैप नहीं था, मतलब 11 से स्टार्ट हुई सीरीज और फिर देखो सडनली इंक्रीज होती हुई नजर नहीं आ रही, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिफरेंस से करने वाले हैं। तो पी के साथ में तो रिलेशन बनाना पॉसिबल ही नहीं है, तो 181 का और 350 का रिलेशन बनाओ। देखो 19 तो यहाँ से मिल जाएगा और 150 यहाँ से मिल जाएगा 200 के बाद में, तो 169 हो जाएगा ये। तो 350 से आपको 369 पे जाना है, 339 पे जाना है आपको। तो अगर देखो 350 में आप 300 ऐड कर दोगे तो 650 बन जाएगा, उसमें से आपको 11 कम करने पड़ेंगे, तो 300 में से 11 कम कर दोगे तो 289। अब देखो ये 169 मुझे तो 13 का स्क्वायर नजर आने लग गया, ये 289 17 का स्क्वायर नजर आ रहा है। नेक्स्ट और देख लेते हैं दी, तो इसको 700 बनाओ, 61 देना पड़ेगा, फिर 300 देना पड़ेगा तो 361 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 19 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, फिर 17 का स्क्वायर, फिर 19 का स्क्वायर। प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा है, प्राइम नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम वो चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो ये वाला नंबर होना चाहिए वो कितने का गैप होना चाहिए भाई, अगर यहाँ पे 13 है तो फिर सर यहाँ पे तो कितने का होना चाहिए, 11 का होना चाहिए प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग। तो
क्योंकि 13 से पीछे जो हमारा प्राइम नंबर आता है वो 11 आता है, तो फिर यहाँ पे तो 121 का गैप होना चाहिए था। तो अगर ये 181 है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 60 आनी चाहिए थी। तो 11 का और 60 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और ये 49 हमारा इससे पिछले वाले प्राइम नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। तो लीजिए हमने पिक कर लिया सर, ढूंढ लिया, पी जो है वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पी को हमने ढूंढ लिया सर। अब बारी किसकी है, सेकंड टर्म की। तो सेकंड टर्म में कितना लिखा हुआ है, 242, 251, 255 है, देन 271, 296, देन 332। अब इसमें रॉन्ग टर्म है, और अगर आप देखो तो 242 से स्टार्ट होकर 332 पे सीरीज रुक गई है, मतलब नॉर्मल सा इंक्रीमेंट दिखा है, तो हम नॉर्मल इंक्रीज ही करेंगे सीरीज को। 242 से 251 प्लस का 9 हो गया, देन उसके बाद में प्लस का 4 हो गया, ओके। 255 से 271 ये फिर से प्लस का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 ऐड कर सकते हो आप, 55 में 6 ऐड करो 61 बनेगा, 10 ऐड करोगे 71 बन जाएगा। 71 से 96 पे जाना है तो 25 ऐड करना पड़ेगा। 96 से 332 पे जाना है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अच्छा फिर से स्क्वायर नजर आ रहे हैं, देखोगे अगर आप ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है। तो अगर आप पैटर्न देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्क्वायर देखो यहीं पे मिल रहा है आपको, इन दोनों में गड़बड़ है। ये दोनों क्या लिखे हुए हैं, रिवर्स करके लिखे हुए हैं, मतलब 2 का स्क्वायर पहले होना चाहिए था, 3 का स्क्वायर बाद में होना चाहिए था। तो इन दोनों का कॉमन नंबर कौन सा है, 251 कॉमन है, तो 251 को बताओ कि ये गलत है। लेकिन गलत बताने से काम नहीं चलेगा, इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, सही बताना भी पड़ेगा। प्री में क्या होता है कि बस गलत बता दो, मेंस में क्या होता है कि अगर वो गलत बताया है तो उसकी जगह पे वो सही भी पूछते हैं आपसे, तो इनको रिवर्स करना पड़ेगा ना। देखो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर तो +4 का आना चाहिए था, यहाँ पर +9 का आना चाहिए था, तो +4 कर दोगे तो 246 हो जाएगा, और 9 ऐड कर दोगे तो 255 हो जाएगा। बिल्कुल आपका जो सीरीज है वो कंफर्म हो गई है, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, इस तरीके से सीरीज चल रही थी। अच्छा अब आपको ये पूछा गया था कि बताओ अगर रॉन्ग टर्म को y से डिनोट किया जाता है, तो रॉन्ग टर्म आपका कौन सा आया है, 251 आया है। तो आपसे पूछा क्या है कि आपको ये बताना है कि 2y+1 कितना होगा। तो 2y+1 कितना हो जाएगा भाई, 2 को 251 से मल्टीप्लाई कर लो और फर्क प्लस कर दो 1, तो ये 502 + 1 बनेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 503 हो जाएगा टोटल। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में चले जाएंगे हम, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, इफ द सीरीज इज स्टार्टेड विद द नियरेस्ट प्राइम नंबर ऑफ p। अच्छा p की वैल्यू आपके पास में है, कितना है सर, 60 है, ठीक है। अगर सीरीज स्टार्ट होती है p के सबसे नजदीकी प्राइम नंबर से, then which of these can be fifth term if series is increasing by 2 only। सीरीज इंक्रीज हो रही है 2 से, केवल 2 से इंक्रीज हो रही है सीरीज, तो फिफ्थ टर्म कौन सी बनेगी। तो मुझे एक बात बताओ, 60 के पास में सबसे नियरेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे नियरेस्ट प्राइम नंबर सर 59 है, एक और भी है 61। ये दोनों क्या है, इसके सबसे नजदीकी प्राइम नंबर है, दोनों में एक एक का ही गैप है ना, देख लो, तो दोनों लेने पड़ेंगे। और सीरीज अगर 2 से ही इंक्रीज हो रही है, तो अगर ये 59 है तो ये 61 हो जाएगा, देन अगला 63 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, और यहाँ पे भी सीरीज इसी तरीके से आगे बढ़ेगी, 2-2 से आगे बढ़ाना है, तो लीजिए मैंने सीरीज को बढ़ा दिया 2-2 से आगे। अब आपसे ये पूछा गया है कि बताओ फिफ्थ टर्म कौन सी हो सकती है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास में प्राइम नंबर से स्टार्ट करने की, दोनों लिख ली मैंने। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये रही आपका पांचवा टर्म, 67 हो सकता है, 1 2 3 4 एंड 5, 69 भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक सीरीज अप्लाई होने वाली है, तो 67 भी हो सकता है और 69 भी हो सकता है। ऑप्शन देखो, 67 भी ऑप्शन में है, 69 भी ऑप्शन में है, 65 तो किसी भी तरीके से नहीं होगा। तो दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो 67 रहेगा या तो 69 रहेगा, मतलब बोथ ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो जो टर्म है वो कौन सी हो सकती है, वो 67 भी हो सकता है, वो 69 भी हो सकता है। तो इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ में। बताइए, मुश्किल सवाल था, बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं था, सारी चीजें सीख चुके हो पूरी में, मेंस में बस इतना सा बदलाव होता है और कुछ भी बदलाव नहीं होता। तो क्वांट के पेपर भाई इस बार ज्यादा मुश्किल नहीं आया है ना। रीजनिंग का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, जीए मुश्किल बताया जा रहा है, तो जीए में आपको जाना पड़ेगा डीप, और इंग्लिश भी थोड़ा ठीक ठाक ही था। और क्वांट के देखो तीनों डीआई मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, डीआई में बिल्कुल दम नहीं था, देख लो आप।
तो तैयार करो खुद को मेंटली, क्योंकि जितनी तैयारी आप करते हो ना प्री से लेकर मेंस तक की, वो सारी तैयारी हो जाती है आपकी उसमें। बस मेंस में थोड़ा बहुत बदलाव किया जाता है, थोड़ा कैलकुलेटिव बना दिया जाता है चीजों को, बाकी कुछ दम नहीं होता बाकी सवालों में भी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।